नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार और आज है तारीख 2 जनवरी 2024 और हमारी क्लास करंट अफेयर्स की हम ये कंटिन्यू करेंगे आज के लिए। तो आज जो हमारे पास मुख्य मुख्य मुद्दे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें न्यूज़ में मिला वो मिला चुनावी बॉन्ड को लेकर के। और आप जान रहे हैं कि आज जो है चुनावी बॉन्ड इसकी बिक्री आज से शुरू की गई। और आपको पता है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो ऑथराइज्ड होती है इसको सेल करने के लिए। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है, किस उद्देश्य से लाया गया है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो चुनाव से रिलेटेड है। और अब जैसे ही चुनाव की बात होती है, आपको पता है कि हमारे देश में जो चुनाव लड़ती है ज़्यादातर राजनीतिक दल होते हैं और कुछ निर्दलीय होते हैं लोग जो चुनाव लड़ते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये राजनीतिक दल को जो फंडिंग होती है ये उससे रिलेटेड है। 2018 में जो अभी करंट गवर्नमेंट है इसने एक स्कीम लाई थी जिसको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम यानी कि चुनाव बॉन्ड स्कीम 2018 का नाम दिया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो चुनाव में जो फंडिंग होती है उसमें पारदर्शिता लाया जाए। ये इसका घोषित उद्देश्य। इसके बाद जो दूसरा जो उद्देश्य हो गया वो कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना हमारा हो गया। यह भी चुनाव सुधार के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ये कब कब उपलब्ध होता है। साल में 4 महीने, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन महीनों में 10 दिन के लिए जो होती है ये बिक्री की जाती है। और ये जो बिक्री होती है, जो बॉन्ड होता है, ये 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1 करोड़ इसके गुणांक में जारी किया जाता है। और ये जो बॉन्ड होता है इस पर दाता का नाम का उल्लेख नहीं होता कि कौन दे रहा है, इसका उल्लेख नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति या तो वो अकेले खरीद ले या कुछ लोगों के साथ मिलकर के खरीदे, वो बॉन्ड खरीद सकता है और वो पार्टी को दे सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो 20,000 रुपये से कम अगर उसने चुनाव बॉन्ड दिया है किसी राजनीतिक दल को तो उसके लिए पैन कार्ड देने की आवश्यकता नहीं होती। और अभी फ़िलहाल की बात यह है कि जो बॉन्ड जारी होगा उसके 15 दिन के अंदर वो राजनीतिक दल वो बॉन्ड जमा करेंगे और पैसा राजनीतिक दल के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो रिलेटेड चीज़ें थी, चुनावी बॉन्ड से संबंधित जो चीज़ें थी वो आपको हमने बता दी। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो राज्यसभा में जो चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा सीटों की, इसकी अधिसूचना जारी हुई है। तो इससे रिलेटेड है। आप जानते हैं कि हमारी जो संसद है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग अभी तो नहीं चर्चा कर रहे हैं, जब कभी समय मिला तो राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे। और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको हमने राष्ट्रपति बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। ये तीनों चीज़ें हमने उनको डिटेल में पढ़ा रखी हैं, तो आप एक बार इसी बहाने रिवीजन कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, आपको पता है ये चुनाव कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग कराता है। और ये आर्टिकल 324 हमारा जो संविधान है उसमें वर्णित है। और अभी जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो श्री राजीव कुमार हैं। अगर हम राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं उनकी अर्हता की बात करें तो आपको पता है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। एज कितना होना चाहिए किसी व्यक्ति का, तो 30 वर्ष होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, है ना। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ था वो जीएसटी संग्रह को लेकर के है। जीएसटी संग्रह में अभी सरकार ने बताया कि 12% की वृद्धि हुई है। अगर हम दिसंबर तक की बात करें तो जो वस्तु और सेवा कर है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका जो कुल संग्रह रहा वो 1,64,882 करोड़ रुपए रहा। ये आपको जानना चाहिए। और पिछले साल जो दिसंबर में हुआ, जो अभी का, वो 10.3% ज़्यादा रहा है। और अगर हम 9 महीने की टोटल की बात करें तो 9 महीनों में 14,97,000 करोड़ रुपए का संग्रह हमारा हुआ है। और ये जो है 12% ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट है पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। डेजर्ट साइक्लोन, ये क्या है? ये एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किन दो देशों के बीच? तो एक तो हम हैं भारत और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात।
UAE ये है। ये एक पखवाड़े तक होने वाला है, जो एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन। तो कहीं मुझे 1 जनवरी मिला, कहीं 2 जनवरी मिला, तो आप इसको लेके ज़्यादा परेशान ना हो। और ये राजस्थान में होगा। डेजर्ट आपको पता है, हमारी डेजर्ट जो है वो हमारे राजस्थान वाले इलाके में है, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हो। यह अभ्यास हुआ तो राजस्थान में हुआ। किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और UAE, इंडिया प्लस UAE। अगला जो न्यूज़ है वो जापान में, आपको पता है कि अभी बहुत खतरनाक सा भूकंप आया है। तो एक छोटा सा बात अब इससे यही पूछ लिया जाएगा कि इशिकावा किस देश में है, या हाल ही में चर्चा में रहा इशिकावा क्षेत्र किस देश से संबंधित है, तो जापान से है संबंधित। और जापान में भी मिडिल। जापान का पुराना नाम अगर इतिहास पे देखें तो वो निप्पन है, और अभी जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो फूमियो किशिदा हैं। साथियों, ये तो करंट की बात हो गई। एक मित्र हैं हमारे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो भागलपुर से हैं, नीतीश नाम है उनका। उन्होंने कहा था कि सर आपने इधर असम में जो शांति समझौता हुआ इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, बट वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप थोड़ा ब्रीफली मुझे थोड़ा बता दें। तो मैंने सोचा ना कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँ और बहुत शॉर्ट में भी नहीं रखूँ, मैं आपको असम समझौते के बारे में कुछ चीज़ें समझा दूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं असम में जो शांति समझौता हुआ है। असम शांति समझौता, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो समझौता है ये त्रिपक्षीय है। जाहिर सी बात है, जब कोई समझौता त्रिपक्षीय है तो इसमें 3 पक्ष होंगे। अब ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं, तो एक तो पक्ष है उल्फा। उल्फा, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। दूसरा जो पक्ष है वो असम की सरकार है, और तीसरा पक्ष जो है वो हमारा ये भारत सरकार है। और आप जान रहे हैं कि इन तीनों के बीच में ये त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ है। तो एक तो पहली बात क्या है कि ये जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, एक तो स्टेट वाला और दूसरा UPSC वाला, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो पहले एक बार UPSC की बात कर लें, फिर स्टेट की बात कर लें, फिर दोनों को मिक्स करके हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, UPSC में अब इस तरह के प्रश्न तो नहीं होते कि ये समझौता क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि असम में जो शांति समझौता हुआ इससे कौन कौन सी और सी बातें उभर के सामने आ रही हैं, या इसका भविष्य किस तरह का दिख रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और स्टेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई समझौते के बारे में बताएं। लेकिन चूंकि स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेचर का होता है, तो अगर आप इन दोनों को मिला दें तो आपका आंसर जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये जो समझौता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं कि समझौता क्या है, किस तरह से हुआ। ये जो समझौता है, आप जान रहे हैं कि ये समझौता क्या है, शांति समझौता है। और अगर शांति समझौते के बारे में हमको लिखना है तो हम क्या कहेंगे कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ये सकारात्मक है, शांति किसे अच्छी नहीं लगती। तो अगर ये सकारात्मक है तो इसके फिर कुछ डायमेंशंस होंगे। तो मुख्यतः इसके 2 डायमेंशंस आपको देखने हैं। पहला जो डायमेंशन है वो यह देखना है कि इस समझौते से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है इसमें शांति बहाल कैसे होगा, या इसमें शांति बहाल करने में इस समझौते की क्या भूमिका रहेगी। दूसरा, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, इसमें इस समझौते की क्या भूमिका रहेगी। तो अब थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं तो आपको चीज़ें और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। देखिए, अभी आपको एक नाम मिला था उल्फा। ये उल्फा क्या है, अब जब पढ़ेंगे आपने सुना कि ये एक उग्रवादी संगठन है।
आपने सुन रखा है आतंकवादी संगठन, आपने सुना उग्रवादी संगठन, आपने सुन रखा है अलगाववादी संगठन, आपने ये सब नाम सुन रखा है। अभी मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ उग्रवादी संगठन के बारे में। उग्र का मतलब क्या होता है? उग्र का मतलब वो जो उग्र हो, उग्र मतलब क्रोधित है भाई, एग्रेसिव है, राइट। तो ये जो एग्रेशन है इनके अंदर, तो ये एग्रेशन क्यों है? तो इसका मतलब है कि ये कुछ मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? तो ये जो उल्फा है ये बेसिकली एक संप्रभु राज्य की मांग करता है। अब आप सोचें कि ये संप्रभु होना कितनी बड़ी बात है, और एक देश में क्या हम एक स्टेट को संप्रभुता दे सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। आप इस संप्रभु को स्वायत्त के तौर पर मान लें कि ये कुछ ज़्यादा ही स्वायत्तता मांग रहे हैं। अब जब ये मांग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? इनको लोगों का समर्थन होना चाहिए। आप अकेले मांगेंगे तो कैसे होगा? तो अब ये लोगों का समर्थन जुटाने के लिए क्या किए? ये लोगों का समर्थन जुटाने के लिए क्या करेंगे? ये भावनात्मक मुद्दों को पकड़ेंगे, ऐसे मुद्दे जिनसे आपकी भावनाएं जुड़ी हों। तो ये क्या बात करेंगे? ये कहेंगे कि भाई हमारी संस्कृति को बचाना है, ये बोलेंगे हमारी भाषा को बचाना है, ये बोलेंगे हम जो समूह हैं, हम जो निर्जातीय समूह हैं, हमको इस निर्जातीय समूह की रक्षा करनी है। ये इस तरह करेंगे, और जब ऐसी बातें करेंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों का जो है समर्थन इनको मिलेगा, और इस तरह उल्फा जो संगठन है ये स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये जो आप देखेंगे ना कि नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट हैं जो इस तरह के निर्जातीय समूह को लेकर के अपनी मांग बार बार रखते हैं। एक तो असम है, और दूसरा जो स्टेट है वो नागालैंड है। ये निर्जातीय समूह की बात करता है, और ये मानते हैं कि हम जो है निर्जातीय रूप से अलग हैं, निर्जातीय दृष्टि से हम अलग लोग हैं, ये मानते हैं। तो इन सब को लेकर के 1979 में एक संगठन बना, उसका नाम था उल्फा। अब ये संगठन अपनी मांग करती रही, उग्रवादी इनका। इसके बाद 2010 में इस उल्फा में आ गया विभाजन, और विभाजन जो हुआ तो ये दो गुट बन गए। एक था अनूप चेटिया का ग्रुप, और एक जो है वो परेश बरुआ ग्रुप था। और अभी जो समझौता हुआ है इसमें ये अनूप चेटिया ग्रुप जो है ये इसने साइन किया, परेश बरुआ ग्रुप ने साइन नहीं किया है। तो इसको लेकर के लोग फिर चिंता जता रहे हैं कि अगर परेश बरुआ गुट शामिल नहीं है तो भाई शांति कैसे आएगी? अगर ये शामिल नहीं हुआ है तो हो सकता है कि शांति बहाल करने में ये फिर से बाधा उत्पन्न करें, राइट। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, और ये इम्पॉर्टेंट ग्रुप जब शामिल हो गया है सरकार में, तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ के जो लोग हैं, असम के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं ये जब देखेंगे कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है, राइट, तो खुद ब खुद क्या होगा ना कि इधर से चीज़ें इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और फिर ये गुट खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये बातें कुल मिला करके आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ये जो शांति समझौता हुआ है ये इसके कुछ मुख्य बिंदु क्या रहे हैं। इस शांति समझौते के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं? तो देखिए, सरकार ने कहा है ना कि सबसे पहली बात तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम आपकी संस्कृति जो है ना, जो आपकी संस्कृति है इसका संरक्षण करेंगे, जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा हम इसका संरक्षण करेंगे। दूसरा कि ये जो उग्रवादी गुट है, जाहिर है इसमें कुछ लोग शामिल थे, और अब जो वो लोग हैं तो वो कहाँ जाए? तो कहा गया कि जो लोग आत्मसमर्पण कर देंगे इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ये मुख्य धारा में जुड़ सकें। इसके बाद कहा गया कि जो असम है, असम के विकास के लिए कुछ हम स्पेशल पैकेज देंगे, विशेष पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा।
जानते हैं आप कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उन लोगों में ना हमेशा, वो लोग ना हमेशा, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, आपने मैप तो देखा ही है, ये भारत का नक्शा है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। आप ऐसे देख लें तो आप यहाँ से अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, ये बिहार है, यहाँ से आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले असम मिलेगा, फिर ये अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, फिर मिज़ोरम, इस असम के नीचे मेघालय और यहाँ पे आपको त्रिपुरा। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये कहते हैं कि हमारी ना शुरू से उपेक्षा की आप लोगों ने, और हम लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं। तो अगर हम मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए तो हमको कुछ विशेष पैकेज दीजिए। तो एक तो विशेष पैकेज की बात पर सहमति हो गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि ये जो इतनी भी बातों पे सहमति बनी है ना, सहमति जितनी भी बातों पर बनी है, इन सहमति को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। इसके निरीक्षण के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो इसको देखेगी कि ये कहाँ तक हम लोग गए। तो आप देख रहे हैं कि 1979 में बना है और अभी 2023 चल रहा है, राइट। तो आप इसको 80 पकड़ लें तो 20 और इधर 20, तो लगभग जो है 40 साल तो हो गए, 4 दशक तो हो गए लगभग। तो इन 4 दशक में, 4 दशक के बाद ऐसा समझौता होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सवाल है कि क्या ये 4 दशक में जो चीज़ें, जो आज हम यहाँ तक पहुँचे, क्या ऐसे पहुँच गए? तो आप देखेंगे नहीं। 2014 में जब भारत में एनडीए की सरकार बनी, एनडीए में सरकार बनने के बाद जो पूरी मिनिस्ट्री थी, प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत काम किया। तो आप 9-10 सालों में देखिए क्या हुआ वहाँ। वहाँ बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनी है। तो आप पता कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। इसके अलावा आप देखेंगे रेल लाइन से जुड़ा गया है नॉर्थ ईस्ट का इलाका। इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ एयरपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो इन सबों का ना सकारात्मक परिणाम रहा ये जो है सकारात्मक परिणाम रहा है इन सबों का, कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। तो और इसका सकारात्मक परिणाम ये भी रहा ना कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ ना ऐसे 9 समझौते अभी तक हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप एक और देखेंगे कि जो असम का इलाका है, इसमें इसके 85% इलाके से आफ्सपा, आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये 85% इलाके से हटा लिया गया है। और 85% इलाके से आफ्सपा हटाना, ये सीधा सीधा बता रहा है कि इलाके में शांति बहाल हो रही है। तो आपने कुल मिलाकर ये पूरा मुद्दा देखा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो एक बार हम इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि इस समझौते का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो देखिए जो असम है, और असम की जो सीमा है, एक तरफ भूटान से लगती है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से लगती है ना। तो इन दोनों सीमाओं से अगर घुसपैठ होना है, खास करके बांग्लादेश इलाके से, तो इधर से जो घुसपैठ होती है ये क्या हो जाएगी, बंद। दूसरा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, आपको पता है इसका जो सीमा है वो चाइना से और म्यांमार से, इनसे लगती है, और इन दोनों से सपोर्ट भी मिलता है ऐसे अलगाववादी संगठन को। तो ये जो सपोर्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बंद। और जो यह जो समझौता है, और ये इस समझौते की जब धीरे धीरे हम सफलता की ओर बढ़ेंगे, तो बाकी जो उग्रवादी संगठन हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इस बात से सहमत हो जाएंगे कि सरकार उनके पक्ष में काम कर रही है, सरकार उनके पक्ष में काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी उग्रवादी संगठन जो है वो क्या होंगे, मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, जिसको लेकर हम इतने चिंतित रहते हैं, हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो क्या रहेगी, उसकी जो चुनौतियां हैं वो कम हो जाएंगी। तो आप, आज के लिए हमने इतनी चीज़ें देखी। आप अब एक बार थोड़ा फिर से आप एक बार सुन लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और कुछ अगर ऐसा कुछ रहे, आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और डाउट्स रहे, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।